Hello everyone, welcome back to KTR ShopTech React JS इंटर्नशिप प्रोग्राम। मैं हूं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं KTR ShopTech यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास रिएक्ट जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन क्लास होने वाली है। आज हम रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, सिर्फ लिखने नहीं बल्कि ये भी जानना है कि रिएक्ट कैसे सोचता है और कैसे काम करता है। इस क्लास के बाद आपको रिएक्ट को ओवरऑल स्ट्रक्चर, फिलॉसफी और इंडस्ट्री रिलेवेंस क्लियर हो जाएगी। अब बात करेंगे कि रिएक्ट सीखने से पहले एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? तो वो है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यानी रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस कौन कौन सा फोल्डर किस काम में लाया जाता है, किस फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया हमारा एक बार, तो रिएक्ट का फ्लो अपने आप इजी लगने लगता है। जब भी हम रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो रिएक्ट हमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर देता है। अब स्ट्रक्चर का मेन गोल क्या होता है? कोड को क्लीन, स्केलेबल एंड मेंटेनेबल रखना। एवरी फाइल और फोल्डर एक फिक्स्ड पर्पज होता है और प्रोडक्शन लेवल रिएक्ट प्रोजेक्ट में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। बात करेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने कोड एडिटर को ओपन करूँगा। मैं विजुअल कोड स्टूडियो ओपन करूँगा और आपको अपना प्रोजेक्ट इसमें ओपन कर लेना है जो हमने फर्स्ट क्लास के दौरान क्रिएट किया था। यू नीड टू ओपन योर रिएक्ट प्रोजेक्ट which is created during our first class. Now we try to understand public folder, यानी हम पब्लिक फोल्डर को समझेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो पब्लिक फोल्डर वो जगह होती है जहाँ से एप्लीकेशन का इनिशियल लोड होता है। यानी ये जब कभी भी हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो पब्लिक फोल्डर ही सबसे पहला फोल्डर है जो हमारी एप्लीकेशन ढूंढती है, यानी सर्च करती है पब्लिक फोल्डर को, क्योंकि इसका एंट्री पॉइंट है वो यहीं से माना जाता है। इसमें वो फाइल्स रहती हैं जो डायरेक्टली ब्राउज़र को सर्व होती हैं। यानी पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हम वो फाइलें क्रिएट करते हैं जो डायरेक्ट ब्राउज़र को हम सर्व करते हैं ड्यूरिंग रन आवर एप्लीकेशन। यहीं से रिएक्ट एप्लीकेशन का बेस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, यानी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन का यह एक स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। यानी यहीं से हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। बात करेंगे हम एसआरसी फ़ोल्डर के बारे में। एसआरसी फ़ोल्डर रिएक्ट एप्लीकेशन का कोर होता है, यानी हम कह सकते हैं हार्ट ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। वी कैन से दैट एसआरसी फोल्डर इज हार्ट ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। सारा एक्चुअल लॉजिक, यूआई और उसका बिहेवियर इसी फोल्डर के अंदर लिखा जाता है। अगर आपको रिएक्ट एप्लीकेशन को समझना हो तो सबसे पहले एसआरसी फोल्डर को समझना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं एसआरसी फोल्डर क्या होता है, कौन कौन सा फोल्डर इसके अंदर रखा जाता है और कौन कौन सी फाइलें इसके अंदर होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेट्स फोल्डर के बारे में। अब असेट्स फोल्डर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एप्लीकेशन के अंदर? तो असेट्स फोल्डर का यूज होता है स्टैटिक रिसोर्सेज के लिए। बात करेंगे स्टैटिक रिसोर्सेज। अब स्टैटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो स्टैटिक रिसोर्सेज हम जैसे इमेजेस, आइकन्स, फॉन्ट्स या कोई भी मीडिया फाइल, ये सभी रिसोर्सेज स्टैटिक रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। यानी हम इमेजेस, आइकन्स, फॉन्ट्स या फिर कोई भी मीडिया फाइल जब हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है तो फिर हम उसे असेट्स फोल्डर के अंदर रख सकते हैं और अपने एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट को एक ऑर्गेनाइज रहता है। यानी असेट्स में जब हम चीज़ें रख देते हैं तो इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट का एक जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो एक ऑर्गेनाइज वे में रहता है और इसी रिसोर्स मैनेज ईजी करना होता है। इसी तरह से हम रिसोर्स को ईजीली मैनेज कर सकते हैं।
बात करेंगे हम कंपोनेंट फ़ोल्डर के बारे में। अब कंपोनेंट फ़ोल्डर का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर? तो कंपोनेंट्स फ़ोल्डर का यूज़ होता है एप्लीकेशन के यूआई पार्ट को तोड़ने के लिए। यानी हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन होता है वो एक कंप्लीट वेबसाइट एक साथ नहीं बनती। वो बहुत सारे छोटे-छोटे कंपोनेंट्स को मिलकर, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलकर बनाई जाती है। यानी रिएक्ट में पूरी वेबसाइट एक साथ नहीं बनती। उसे छोटे-छोटे रीयूजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर किया जाता है, जिन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं जो भी हम, जैसे बटन, कोई भी कार्ड, कोई भी हम इमेज कंटेनर बनाना चाहते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। और हम एक बार क्रिएट करने के बाद हम बार बार डिफरेंट डिफरेंट जेएसएक्स फाइल्स के या पेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे कोड रीयूज होता है, यानी इससे कोड रीयूजेबल हो जाता है और एप्लीकेशन इजी टू मैनेज हो जाती है। बात करेंगे हम ऐप डॉट सी एस एस के बारे में। ऐप डॉट सी एस एस एक सी एस एस स्टाइल सीट है, यानी फाइल है। इसके अंदर हम कस्टम सीएसएस लिख रहे होते हैं। कस्टम सीएसएस का मतलब है जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने हिसाब से सीएसएस चेंजेस कर रहे होते हैं, और जिस चीज़ की भी रिक्वायर है उसे हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं और हमारा यूआई में चेंजेस आते जाते हैं। अब ये ऐप डॉट सी एस एस यूज कहाँ होती है, तो ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट रहती है, यानी ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर इसे इम्पोर्ट किया जाता है। जो भी हम चेंजेस इसके अंदर कर रहे होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्ट होते जाते हैं इसके अंदर। अब बात करेंगे हम ऐप डॉट जेएसएक्स के बारे में। ऐप डॉट जेएसएक्स क्या है, तो ऐप फाइल रिएक्ट एप्लीकेशन का मेन कंट्रोलर होती है। यहीं से पूरे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ रेंडर होगा, ये सब ऐप फाइल से ही कंट्रोल होता है। इसी के फाइल हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाते हैं और उन्हें यहाँ रेंडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू राउट कंडीशंस। इसी तरह से हम उनको रेंडर कर रहे होते हैं। आने वाले वीडियोस में या क्लासेस में हम देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को यहाँ पे रेंडर कर रहे होंगे। बात करेंगे इंडेक्स डॉट सी एस एस की। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस भी यहाँ पे क्या किस लिए यूज में होती है, तो इंडेक्स डॉट सी एस एस हमारी यूज होती है कस्टम सीएसएस लिखने के लिए। यानी यहाँ भी हम कस्टम सीएसएस लिख सकते हैं, यानी जो पेजेस में हम चेंजेस कर रहे होते हैं वो इसी फाइल के अंदर हम कस्टम सीएसएस लिख रहे होते हैं। बात करेंगे मेन डॉट जेएसएक्स के बारे में। अभी हमने देखा ऐप डॉट जेएसएक्स, अब बात कर रहे हैं हम मेन डॉट जेएसएक्स। तो जो मेन डॉट जेएसएक्स होती है ये मेन जेएसएक्स फाइल होती है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन की। यानी जो भी हम पेजेस अदर फाइल क्रिएट कर रहे होंगे वो इसी फाइल के अंदर रेंडर किए जाते हैं। जैसे मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स को यहाँ क्रिएट किया, नहीं प्रोजेक्ट में हमें इनबिल्ट मिली थी, तो वो कहाँ पे रेंडर हो रही, मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर। तो इसी तरह से मेन डॉट जेएसएक्स इस रिएक्ट एप्लीकेशन की सबसे मेन फाइल होती है। बात करेंगे हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का क्या सीन है यहाँ पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कंप्लीट रिएक्ट प्रोजेक्ट की एक सिंगल एच टी एम एल फाइल होती है जिसके अंदर हमारा कंप्लीट रिएक्ट एप्लीकेशन रेंडर हो रही होती है। रेंडर कैसे होती है, तो रेंडर होती है इसके द्वारा, यानी यहाँ पे आईडी रूट लिया गया, यानी इस डिव के अंदर हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन रन हो रहा होता है या रेंडर हो रहा होता है। ये रूट आईडी हम एक्सेस करते हैं, कहाँ पे एक्सेस करते हैं, मेन डॉट जी एस एक्स के अंदर आऊँगा और ये क्या लिखा है देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी रूट। यानी वो यहाँ से उसने क्या किया, ये वाली आईडी को सेलेक्ट किया और यहाँ में आके हम डायनेमिक कंटेंट यहाँ पे रेंडर कर रहे होते हैं इस डिव के अंदर। तो इस तरीके से यह सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम आती हैं। इसके अलावा हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। अब रिएक्ट प्रोजेक्ट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होती हैं जो बैकग्राउंड में काम करती हैं। ये फाइल बिल्ड प्रोसेस, डिपेंडेंसीज और प्रोजेक्ट बिहेवियर को मैनेज करती हैं। डेवलपर को रोज़ इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी फाइल के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे अभी बात करूँगा मैं वाइप डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस। तो वाइप डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस क्या करती है, ये हमारे
रिएक्ट एप्लीकेशन को बाइट के फीचर से प्रोवाइड करती है, यानी बाइट के जो भी फीचर्स मॉड्यूल होते हैं उनको, उसकी पावर को यहाँ पे ये ऐड कर देती है। बात करेंगे हम पैकेज डॉट जेएसएन के बारे में। अब पैकेज डॉट पैकेज डॉट जेएसएन हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है, क्योंकि जो भी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर पैकेजेस, डिपेंडेंसीज या डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज जो भी हमारी यूज हो रही होती हैं या जिनकी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें इसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मिलती हैं। यानी इसी में कौन सा वर्जन, हम किस पैकेज का यूज कर रहे हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर। अब बात करेंगे वाई प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैटर्स, यानी प्रोजेक्ट और स्ट्रक्चर को समझना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यानी हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझा, किस फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझा, कौन सी फाइल किस लिए काम आती है ये समझा, लेकिन ये एक्चुअल में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें समझने की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रोजेक्टर स्ट्रक्चर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री के रिएक्ट सिर्फ चलाना नहीं, मेंटेन करना भी होता है। जब आप किसी कंपनी के रिएक्ट प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो पहला काम होता है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को समझना, यानी जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बना हुआ है या है अवेलेबल, उसके स्ट्रक्चर को समझना आपका सबसे पहला काम होता है। अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट में इजीली काम कर पाओगे। तो याद रखिए, रिएक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक ब्लूप्रिंट होता है जो एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज्ड, स्केलेबल और प्रोफेशनल बनाता है। अब जब हम ये क्लियर हो गया है कि रिएक्ट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो अब बिल्कुल सही टाइम है ये समझने का कि रिएक्ट एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करता है। तो अभी हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में जाना, कौन कौन सी फाइल होती हैं ये सभी देखा हमने। अब बात करेंगे हम व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, एक्चुअल में रिएक्ट जेएस है क्या। नाउ लेट्स कम टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली इज रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस इज ए पावरफुल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यानी ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, यूज टू बिल्ड मॉडर्न यूजर इंटरफेस स्पेशली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। हम रिएक्ट को एक सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। रिएक्ट का मेन फोकस क्या होता है, बात करें हम रिएक्ट का मेन फोकस है क्या, तो फास्ट एवं इफिशिएंट रेंडरिंग। रिएक्ट ही हमारी एप्लीकेशन को सबसे फास्ट रेंडर कर सकता है, स्मूथ और रेस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस। यानी हम रिएक्ट को फास्ट एवं डायनेमिक रेंडरिंग के लिए, स्मूथ एवं इफिशिएंट रेंडरिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। एंड बिल्डिंग एप्लीकेशन यूजिंग रीयूजेबल कंटेंट, और सबसे इसके पावरफुल बनाने वाला एक चीज़ है वो क्या है, री रीयूजेबल कंपोनेंट्स, यानी ये एक कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यदि मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रिएक्ट हेल्प अस ब्रेक कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस, यानी हमारा कॉम्प्लेक्स जो भी प्रोजेक्ट रहता है उसको It's 4 o'clock. डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके उसको इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है इनटू स्मॉल मैनेजेबल एंड रीयूजेबल पीसेस, which makes development faster, cleaner and more scalable। जब हम हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट या पार्ट होंगे तो हमें समझना भी इजी होगा, और इस तरीके से हम बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे जिससे हम अपने प्रोजेक्ट में बेटर कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम रिएक्ट के फीचर्स के बारे में। अब रिएक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं बात करें तो, जैसे कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर रहता है रिएक्ट का, फास्ट रेंडरिंग करता है, डिक्लेरेटिव अप्रोच रहती है, रीयूजेबल यूआई लॉजिक रहते हैं, ईजी इंटीग्रेशन है विद अदर लाइब्रेरीज, यानी हम किसी भी अन्य टेक्नोलॉजी के साथ या कोई भी लाइब्रेरी है उसके साथ ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी, ये इसका क्या मतलब है, यानी रिएक्ट की करंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास सैकड़ों तरीके हैं, बहुत बड़ा कम्युनिटी सिस्टम है इसका। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप चंद समय में
सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे तो अब रिएक्ट जेएस के फीचर्स की, जो रिएक्ट को इतना पावरफुल और पॉपुलर बनाते हैं। सबसे पहला फीचर्स कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, यानी इसका सबसे पहला फीचर की या कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब रिएक्ट में पूरी एप्लीकेशन एक फाइल में नहीं बनती, ये तो हमें पता है, अभी देख चुके हैं। यूआई को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम कंपोनेंट कहते हैं। इससे कोड रीयूजेबल होता है और एप्लीकेशन मैनेजेबल, इजी टू यूज हो जाती है या इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। अब कंपोनेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से हम रीयूज कर रहे होते हैं, ये हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए मैं केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फीचर्स क्या हैं रिएक्ट के और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अब बात करेंगे हम फास्ट रेंडरिंग के बारे में। फास्ट रेंडरिंग क्या है, तो रिएक्ट एफिशिएंटली यूआई को अपडेट करता है। अब फास्ट रेंडरिंग क्यों होती है, क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डोम को फॉलो करता है। अब वर्चुअल डोम क्या होता है, ये एक्चुअल डोम का एक कॉपी करके वर्चुअल डोम क्रिएट कर देता है। जब कभी भी हम कोई भी अपडेट करते हैं तो वो क्या करता है, वो प्रीवियस अपडेटेड डोम और प्रीवियस डोम में कंपैरिजन करता है और जो कुछ भी चेंजेस होता है केवल उसे ही चेंज करता है, इंस्टेड ऑफ रेंडर और होल पेज। यानी ये पूरे पेज को नहीं करता, केवल वही चेंजेस करता है जो यहाँ चेंजेस किए गए हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा फास्ट रेंडर होता है और इससे क्या होता है, यूजर का एक्सपीरियंस होता है वो स्मूथ हो जाता है। बात करें हम डिक्लेरेटिव अप्रोच के बारे में। अब डिक्लेरेटिव अप्रोच क्या रहती है, तो रिएक्ट में हम बताते हैं कि यूआई क्या दिखाना चाहिए, यानी यूआई के द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं। रिएक्ट खुद हैंडल करता है चेंजेस कैसे से अप्लाई होंगे, यानी इससे कोड प्रेडिक्टेबल और रीडेबल बन जाता है। डिक्लेरेटिव अप्रोच का मतलब यही है कि हमें केवल ये बताना होता है कि हमें ये चेंजेस करने हैं, उसके बाद वो खुद से हैंडल करेगा कि उसको क्या क्या चेंजेस करने होंगे। यानी मैंने जैसा कि अभी बताया कि ये प्रीवियस डोम और करंट डोम में कंपैरिजन करेगा और केवल वही चेंजेस करेगा जो इसे नीड लगेगी कि एक्चुअल में इसे चेंजेस करना चाहिए। अब बात करें रीयूजेबल यूआई लॉजिक की, तो रीयूजेबल यूआई लॉजिक क्या है, तो रीयूजेबल रिएक्ट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है। एक बार कंपोनेंट हम बनाते हैं और उसके बाद हम एप्लीकेशन में मल्टीपल प्लेसेस पे या मल्टीपल पेजेस में हम यूज कर रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट टाइम को काफ़ी रिड्यूस कर देता है। अब मान लिया आपने कोई बटन क्रिएट किया, आपने कोई कार्ड क्रिएट कर लिया और आपको वही कार्ड आपको 10 अलग अलग पेजेस में 10 अलग अलग जगहों पे यूज करना हो, तो आपको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, केवल आप इंपोर्ट करेंगे उसे यूज कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट टाइम भी रिड्यूस होगा और हम फास्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे। बात करें अब इजी इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज। अब इसी है मतलब इजी इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज का क्या मतलब, रिएक्ट किसी भी एक टेक्नोलॉजी पर लॉग नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। रिएक्ट किसी भी एक टेक्नोलॉजी पर लॉग नहीं करता। आप रिएक्ट को बैकएंड फ्रेमवर्क्स, एपीआईज या किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और कम्युनिटी। अब रिएक्ट के पास ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, बहुत सारे टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों को इजी बना देते हैं। इन सब फीचर्स की वजह से रिएक्ट एप्लीकेशन स्केलेबल, मेंटेनेबल और इंडस्ट्री रेडी होती है। इसीलिए रिएक्ट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए एक परफेक्ट चॉइस है डेवलपर्स की, और जो भी बिजनेसेस अपना ऑनलाइन पोर्टल या सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती हैं तो उनके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है रिएक्ट। अब बात करें हम कि रिएक्ट इतना पॉपुलर क्यों है भाई, टेक्नोलॉजी तो और भी है ना, बट रिएक्ट इज़ मोर पॉपुलर इन करंट आईटी मार्केट। अब थोड़ा रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो देखेंगे रिएक्ट पॉपुलर है क्यों भाई। ये डेवलपर्स का टाइम बचाता है, सबसे पहला कारण क्या है, ये फास्ट डेवलपमेंट के काम आती है, यानी ये डेवलपर्स का ज़्यादा टाइम नहीं लेता।
तो इस वजह से भी ये थोड़ा पॉपुलर है। कोड को क्लीन और रीयूजेबल बना देता है, यानी हम क्या कह सकते हैं, कोड को क्लीन एवं रीयूजेबल बनाता है। किस तरीके से, जब हम कंपोनेंट बेस्ड चीज़ें यूज कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, कोड हमें परफेक्ट दिखता है और ईजिली हम उसको क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सभी कर सकते हैं। बात करें करंट में ऐसी कोई जाइंट कंपनीज या कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी पे निर्धारित आईटी कंपनियां कह सकते हैं, कोई भी बिजनेसेस हैं जो करंट में रिएक्ट को यूज़ कर रही हैं। तो बात करें हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, व्हाट्सअप जैसे प्लेटफॉर्म भी रिएक्ट को ही यूज करते हैं करंट में। कंपनीज रिएक्ट डेवलपर्स को प्रेफर भी बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि रिएक्ट के साथ लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को ईजिली मैनेज किया जा सकता है। आज के मार्केट में रिएक्ट एक स्किल नहीं, एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है भाई, एक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वीडियो से हम रिएक्ट के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फेज में एंटर करेंगे, जहां रिएक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिस में कैसे काम करती है ये क्लियरली समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं कंपोनेंट्स क्यों, किस तरीके से और कैसे बनाए जाते हैं, और कैसे हम उनको रीयूज कर सकते हैं, कैसे हम अदर पेजेस में या डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में यूज कर सकते हैं। इसी तरह JSX क्या होता है, अब बात अभी हमने app.jsx देखा, मेन डॉट जेएस देखा, तो हम देखेंगे कि रिएक्ट में JSX का क्या रोल है, किस तरीके से हम डिफरेंट पेज बनाने के लिए JSX का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम डायनेमिक HTML लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के साथ। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखने वाले हैं। अब प्रॉप्स क्या होती हैं और कंपोनेंट के बीच में कैसे इनको पास किया जाता है, ये सभी देखने वाले हम। स्टेट क्या होती हैं, तो स्टेट को हम किसी भी यूआई को डायनेमिक कंट्रोल करती हैं, यानी हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हम डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट के द्वारा। हुक्स क्या होते हैं, हुक्स की तरह कैसे काम करते हैं, हुक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं रिएक्ट में, हुक्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्यों लाया गया रिएक्ट में हुक्स का कॉन्सेप्ट। तो ये सभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ इंपॉर्टेंट हुक्स भी देखेंगे, जैसे यूज स्टेट ओके, वो किस तरीके से काम करता है, उसका सिंटेक्स कैसा होता है, और उसका यूज केस क्या है। इसी तरह यूज इफेक्ट और यूज रैप भी हम देखने वाले हैं। इन सब कॉन्सेप्ट को हम लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे, ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कैसे रियल कंपोनेंट बनते हैं और कैसे एक कंपोनेंट को रीयूज करके प्रोफेशनल एप्लीकेशन डेवलप की जाती है। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लग रही हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली रिएक्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। दिस इज कृष्णकांत शर्मा फ्रॉम KTR शॉपटेक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं नहीं, वीडियो एंड करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और सर्च करूँगा यूट्यूब। यूट्यूब सर्च करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है आपको यहाँ पे सर्च KTR सॉफ्ट टैग। अब KTR सॉफ्टटेक जैसे ही आप सर्च करोगे, आपको सबसे पहले मिलेगा हमारा चैनल KTR सॉफ्टटेक। सिंपली आपको ओपन करके यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारी जो भी वीडियोस आने वाली हैं वो आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको हमारे टाइम से पहुँच जाएगा, और आप हमारी वीडियोस को समय पर ज्वाइन कर पाओगे। जिससे क्या करोगे, आप हमारी जो भी वीडियो हो वो आप समय से देख पाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम प्रैक्टिकली देखेंगे कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से उन्हें रीयूज किया जाता है, JSX क्या होता है, प्रॉप्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें पास कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को, स्टेट क्या होती हैं, किस तरीके से स्टेट वर्क करती हैं, हमारे हुक्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज है। तो ये सभी हम आने वाली, यानी अपकमिंग क्लास में देखने वाले हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।